तो मिशन 2025 पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं योग गुरु बाबा रामदेव। बाबा जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। देश आपका योगदान बेहतर तरीके से जानता है, पहचानता है। कैसे देश को निरोग बनाने के लिए घर घर आपने योग पहुंचाया और अब ये जो देश निर्माण के लिए आप लेकर आए हैं मिशन 2025, संकल्प लक्ष्य समाधान, तो क्या है ये पतंजलि का प्लान, जरा विस्तार से बताइए। तो रवाना जी, पहले तो 30,000 करोड़ का तो हम लोग टर्नओवर का लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। और जिस तरह से पतंजलि ने रुचि सोया कंपनी को टर्न अराउंड करके एक दिवालिया कंपनी का 16,318 करोड़ उसका टर्नओवर किया, 1,018 करोड़ का उसमें एबिटा जनरेट किया। और पतंजलि ग्रुप की तरफ से जो रुचि सोया के अलावा दूसरे जो हमारे प्रकल्प थे इस स्वदेशी से स्वावलंबी भारत के, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, कुल मिलाकर के 30,000 करोड़ का हम लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। और 2025 तक हम अभी इस समय यदि एमएनसीज की बात की जाए तो यूनिलीवर खाली हमसे आगे, उसको हम बीट कर लेंगे 2025 तक। और देश यानी दुनिया की सबसे बड़ी फूड की, एफएमसीजी की, हेल्थ प्रोडक्ट्स की, न्यूट्रास्यूटिकल्स की कंपनी पतंजलि और रुचि सोया होगी। ये बहुत बड़ा दूरगामी लक्ष्य और आर्थिक और पारमार्थिक दोनों इसके पीछे उद्देश्य हैं। कि क्योंकि पहले पतंजलि एक लिमिटेड कंपनी थी, अब रुचि सोया को तो लिस्टिंग है ही ऑलरेडी, और उसमें भी 4,300 करोड़ का अभी एफपीओ आ रहा है। अभी पतंजलि को भी आगे लिस्टिंग की प्रक्रिया में कब कैसे लेकर के जाएंगे आगे जरूर बताएंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, हमने 2 लोगों से अपनी यात्रा शुरू की थी। मैंने हरिद्वार में यहां आज से 3 दशक पहले 2 लोगों को योग सिखाता था। 45 सालों से मैं योग मैंने किया है, करवाया है। और आज मैं इस बात को कहते हुए फक्र महसूस करता हूं कि वो योग, वो आयुर्वेद, वो नेचुरोपैथी, वो हमारे वैदिक ज्ञान की जो अपने पुरखों के ज्ञान की अलग अलग विरासत, उसको हमने वैज्ञानिक आधार दे करके रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। और आज पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व है और पूरी दुनिया ने माना। और मैं तो कहता हूं भविष्य की चिकित्सा पद्धति, दुनिया की भविष्य की चिकित्सा पद्धति योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी होगी जी। और इस बारे में कम से कम आने वाले 5-10 सालों में हम 5-10 हजार करोड़ रुपए रिसर्च में खर्च करेंगे। यूनिवर्सिटी बनाएंगे करीब 1 लाख करोड़ जो है करीब 1 लाख बच्चों से ज्यादा की कैपेसिटी की जी, जिसमें जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड से भी ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी पतंजलि की बने। हम अपना पूरा का पूरा फोकस अभी इन्हीं 3 कामों पर ही किए हुए, एजुकेशन, हेल्थ और रिसर्च। इसके साथ साथ दूसरी चीजें और आगे बढ़ेंगी। जी रोमाना जी, आपने तो बड़ी बात भी कही थी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जितना पैसा भारत सरकार नहीं खर्च करती है आयुर्वेद में रिसर्च में, उतना पतंजलि ग्रुप ने किया। अच्छा, आपने बताया किस तरीके से 3 दशक पहले महज 2 शिष्यों के साथ आपने योग सिखाने की शुरुआत की। और करीब पतंजलि का अगर सफर देखूं मैं तो 15 साल पुराना है बाबा जी। ये 15 साल के सफर को आप किस तरीके से देखते हैं? जब शुरुआत की थी तब क्या लक्ष्य लेकर चले थे, और आज जिस पड़ाव पर, या फिर ये कहा जाए जिस मकाम पर आपने पतंजलि को पहुंचाया है पूरी दुनिया में, अब यहां से आगे का रास्ता कैसा, और पीछे इन 15 सालों में कितनी मुश्किलें रही बाबा जी? देखो, मैं आम आदमी की लोक भाषा में बोलूं तो जब हमने ये काम शुरू किया था, शून्य से शुरू किया था। चवन्नी हमारे पास में नहीं थी, बाद में तो भारत सरकार ने चवन्नी भी बंद कर दी, जेब थी ही नहीं। हमने बिना साधनों के ये साधना शुरू की थी, लोगों का हम पर विश्वास जमा। रोमाना जी, एक अदनेसी सन्यासी को मैं आज से पीछे 18 साल पहले की बात कर रहा हूं, 100 करोड़ से ज्यादा मुझे उस समय, आज से करीब 18-20 साल पहले 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने मुझे डोनेशन दे दिया। और उसके द्वारा जो हमने ये काम किया, आज योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, भारतीय शिक्षा में, चिकित्सा में, आज करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अलग अलग सेवाओं में हमने निवेश करके
और ये 30,000 करोड़ का जो टर्नओवर अभी बताया और आगे 50,000 1 लाख करोड़ कहां तक ये जाएगा, वह तो एक प्रवाह, काल के प्रवाह से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें की, स्वामी रामदेव की हैसियत क्या, औकात क्या। मैंने कहा मेरी औकात अपने आप में कुछ नहीं, मैं तो एक अदना सा सन्यासी हूं, अनपढ़ माँ बाप के घर सरकारी स्कूल गुरुकुल में पढ़ करके यहां पर आया हूं। मैंने कोई बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, मैंने कोई जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली, और किसी की बैकिंग नहीं है मुझे, ना कोई पॉलिटिकल बैकिंग है, न किसी राजनीतिक आर्थिक घराने की बैकिंग है। लेकिन मैं इतने बात जरूर कहता हूं रोमाना जी, आज हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है जी, आज हमने प्रोफेशनल वर्किंग क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजों को कैसे किया जाता है, और मैंने कहा रिसर्च एंड एविडेंस और डेटाबेस। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का योग का डेटा, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का आयुर्वेद के उपचार जो हमने किए उसका डेटा, और यो तो मैंने कहा करीब 200 करोड़ लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से स्वामी रामदेव को जानते हैं। तो कई बार तो मुझे ऐसा लगता है ये हो कैसे गया। जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो यहां तो रिसर्च लैब दिख रही है, हमको रहने के लिए एक झोपड़ी नसीब नहीं थी हरिद्वार में, हमको 10 बाई 10 की एक झोपड़ी नसीब नहीं थी। आज पूरी दुनिया हमको सराखों पर रखती है, तो हमें इससे अहंकार नहीं आता, इससे हमारी आंखें, हमारा सिर झुक जाता है कि इस देश के लोगों ने हमें कितना प्यार दिया, कि सब करने में हमको सक्षम बना दिया। एक सन्यासी को, एक आचार्य बाक्षी जी जैसे एक अदने से आचार्य को यह गौरव दे दिया कि आज पूरी दुनिया में योग का डंका, आयुर्वेद का डंका, भारत का झंडा को लेकर के खड़ा है। और एक सपना है आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व का, एक संस्कार मूलक समृद्धि का, और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत दूर जानी है यात्रा, लेकिन मैं इसमें इतना ही कह सकता हूं, तमाम चुनौतियों संघर्षों के बीच आगे बढ़े। आपको तो पता है रोमाना जी, आप साक्षी रहे हैं कितनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार की चुनौतियों को हमने झेला है, लेकिन कभी भी कोई फैनेटिक बात नहीं की। बिल्कुल, कभी भी किसी की हमने सांप्रदायिक भावनाओं को आहत नहीं किया, कोई सांप्रदायिक एजेंडा लेकर के नहीं चले, एक ही लक्ष्य लेकर के चले, कोई ढोंग आडंबर पाखंड विश्वास नहीं, कर्म ही धर्म है। कली युग को हमने करयुग करके दिखाया है रोमाना जी। बिल्कुल बाबा जी, अब 5 साल में आप लक्ष्य लेकर चले हैं 5 लाख रोजगार का, और हम तो ये सुनकर हैरान कि ये कोरोना काल जब लोगों की नौकरियां गई, पतंजलि एक ऐसे ग्रुप के तौर पर सामने आया जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। जरा इसके बारे में भी बताइए। हाँ, ये चारों तरफ प्रश्न पूछा जाता है और बातें होती हैं कि लोगों की जॉब जा रही है। पहली बात तो रोमाना जी, कोरोना में काम करना कितना चैलेंजिंग था, लोगों के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के, सप्लाई चेन से लेकर के, और सारे इकोनॉमिक रिसोर्स से लेकर के सब कुछ पूरा एक ध्वस्त सा होता दिखता था। आज से 1.25 साल पहले का भारत जब मैं याद करता हूं, और चारों तरफ सन्नाटा, सुनी सड़कें, सारे ऑफिस, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद, और उस सन्नाटे के बीच में हमने एक दिन भी विश्राम नहीं किया। आप देखते हैं मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, 5 बजे तो आस्था चैनल पर लाइव आ जाता हूं, उसके बाद में एबीपी से लेकर के अलग अलग चैनलों से लेकर के जब जो अवसर आया, सारे देश ने मुझे देखा है। वैसे तो मैं 45 साल से एक दिन भी आराम नहीं किया है, विश्राम नहीं किया है। हमने एक दिन भी पतंजलि रुचि सोया को बंद नहीं किया। अपने खुद की सप्लाई चैन, और उसका मैंने बताया था कि पतंजलि परिवहन का 548 करोड़ का टर्नओवर है, आने वाले समय में ये भी 1000 करोड़ तक जाएगा। 1000 से ज्यादा हमारे पास में ट्रक्स हैं, गाड़ियां हैं अपनी, उससे हमने सप्लाई चेन को बाधित नहीं होने दिया। जो भी पतंजलि में रुचि सोया में जाता था, या रिसर्च सेंटर को भी एक दिन बंद नहीं होने दिया हमने। स्वासारी और कोरोनिल खा करके, अणु तेल डाल करके अंदर भेजते थे। एक भी व्यक्ति को हमारी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप पीआरआई है, पतंजलि है, आप देखते हैं ग्रामोद्योग है, यहां जो भी लोग सेवा दे रहे थे, हमने एक भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं होने दिया। पूरे पतंजलि में एक व्यक्ति की कोई मौत हो गई, कोई जो पतंजलि के अंदर नहीं रहता था, तो लोगों ने कहा, हेडलाइन बना दी, अरे भाई इसमें कितनों ने कितनों को खोया है। लेकिन हमने 99.99% अपने एक भी व्यक्ति को हमने बिना खोए और सारी चीजों को बरकरार रखा। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करीब 5 लाख लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं।
माने जो है रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे काम में। और जो आगे एडिबल ऑयल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात है, क्योंकि करीब 2 लाख करोड़ रुपए इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के विदेशों में हमारा एडिबल ऑयल के लिए चला जाता है। पाम प्लांटेशन से लेकर के सोया, सरसों और सनफ्लावर, तमाम तरह के जो एडिबल ऑयल्स हैं, इसमें देश की आत्मनिर्भरता बने। तो हम एग्रीकल्चर से लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के और तमाम के आज पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आदि से लेकर के आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य, हम 5 लाख लोगों को और रोजगार उपलब्ध कराएंगे। और खास बात ये आपको मैं बताना चाहता हूं रोमाना जी, हमारे यहाँ 25,000 रुपए से लेकर के और 5 करोड़ रुपए तक का पैकेज लेने वाले लोग काम करते हैं। हम, आप जो रिसर्च सेंटर आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर लोगों के जो है 50-50 लाख, 1-1 करोड़ के पैकेज हैं। और अभी पूरी दुनिया के बड़े साइंटिस्ट पतंजलि में आना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा कार्य है और हम यही चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, भागीदारी निभाते हुए इस भारत को आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बनाने के लिए, कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर हो। पूरी दुनिया के साथ हम आंख से आंख मिलाकर के बात ही नहीं कर सके, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने। हम योग अध्यात्म के माध्यम से धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर तो काम करेंगे ही करेंगे इस भारत को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में। और जो एक आर्थिक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद जो एमएनसीज के द्वारा चल रहा था, उस सांस्कृतिक और आर्थिक लूट और गुलामी से भारत को बचा करके और इसको किस तरह से हम आगे लेकर के जाएं कि ये इकोनॉमिक का जो कॉलोनाइजेशन है ये खत्म हो और भारत आत्मनिर्भर बने। रोमाना जी बिल्कुल। बाबा जी, एक सवाल है लोगों के मन में आता है कि भाई खाद्य तेल के सेक्टर को अगर देखा जाए तो वहां कभी किसी ने सोचा ही नहीं, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव खाद्य तेल के सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर जिस तरीके से आपने कदम बढ़ाया रुचि सोया के जरिए, इसका महत्व ये दर्शकों के सामने रखिए, क्यों जरूरी है? देखो रोमाना जी, अपने देश में मैंने कहा ना 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खाद्य तेल बाहर से आता है। लोगों को ये तो पता ही था कि 5 लाख करोड़ से ज़्यादा हम लोग डीजल, पेट्रोल और तमाम तरह के गैसेस, ये कुल मिलाकर के शायद अब ये तो 10 लाख करोड़ हो गया होगा। लेकिन ये एडिबल ऑयल भी लाखों करोड़ का बाहर से आता है। ये जो आप मेरे साथ दाएं बाएं और देख रहे हो, ये जो न्यूट्रिशटिकल प्रोडक्ट्स है 50,000 करोड़ से ज़्यादा, और इसमें भी 90% विदेशी कंपनियों का एकाधिकार और प्रभुत्व था, और वो भी सब सिंथेटिक, केमिकल, एनिमल बेस्ड, ऐसी सब बाहर से तेल आ रहा था। अब जो है 4 गुना तक सरसों से और बाकी जो हम सोयाबीन और मूंगफली आदि उगाते हैं अपने देश में, इससे 4 गुना ज़्यादा पाम से हम ऑयल प्राप्त कर सकते हैं, और वो जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। लेकिन उसके बारे में किसी ने पहल नहीं की थी। कुछ छोटे छोटे ऐसे बिंदु थे। इस देश की अलग अलग जो जमीनें हैं अलग अलग हिस्सों में, उसमें हम कुछ चीज़ों का एक्स्ट्रा उत्पादन कर देते हैं, खरीदार कोई नहीं मिलता। टमाटर खरीदार कोई नहीं मिल रहा है तो 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, वो तो लौकी के भाव हमने बढ़ा दिए, नहीं तो 2 रुपए किलो लौकी मिल रही है, 5 रुपए किलो आलू बिक रहा है। तो कई बार गन्ना इतना सस्ता हो रहा है कि कोई खरीदार नहीं है। तो एक क्रॉप मैनेजमेंट करके मैं तो चाहता हूं कि भारत सरकार इस दिशा में और शीघ्रतापूर्वक कदम उठाए। एक एडिबल ऑयल के लिए भारत सरकार को भी मिशनरी के तौर पर एक काम करना पड़ेगा, और मिशनरी भाव से जब काम होगा तो उसमें पतंजलि का ये लक्ष्य है कि हम कम से कम 1 लाख से ज्यादा किसानों को इस ऑयल उत्पादन के क्षेत्र में गारंटी के साथ, उसके फसल के खरीदने की गारंटी के साथ, रेट की गारंटी के साथ हम उसके साथ कोलैबोरेशन करेंगे और लाखों एकड़ जमीन पर यह एडिबल ऑयल की खेती हो। हमारा काम, हम उसकी जमीन से कोई लेना देना नहीं। आजकल बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं किसानों के, जमीन उसकी, फसल उसकी, सब कुछ उसका, और हम उसको एक अच्छा भाव देंगे जिससे कि वो अपने 1 एकड़ जमीन में कम से कम 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की, कम से कम न्यूनतम 1 लाख रुपए तक की वो आमदनी उससे अर्जित कर सके, अपना घर परिवार ठीक से चला सके, और देश का करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जो बाहर जा रहा है हम उसको बचा सके। तो इसमें हम पाम ऑयल से लेकर के सोया से लेकर के सनफ्लावर से लेकर के सरसों तक के इस दिशा में आगे बड़ा काम करेंगे रोमाना जी।
बिल्कुल बाबा जी, और खाद्य तेल की बात की, पेट्रोल डीजल का भी आपने जिक्र कर दिया, उसकी जो कीमतें हैं उसे लेकर भी जनता आजकल बड़ी परेशान है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। मैं जरा जनसंख्या नीति के बारे में आपसे एक टिप्पणी चाह रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से जनसंख्या नीति पर कदम आगे बढ़ा रही है, उसी को लेकर हम देखते हैं एनडीए के ही मुख्यमंत्री हैं बिहार के अंदर नीतीश कुमार, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कानून के जोर पे नहीं बल्कि जागरूकता के जरिए अगर जनसंख्या नीति कंट्रोल करने की बात कही जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपके हिसाब से क्या ज्यादा सही रहेगा, कानून के जोर से या जागरूकता से? हाँ देखो, इसमें 3 पक्ष है रोमाना जी। एक पक्ष देश में संसाधन, जमीन, भूमि, आप पूरी दुनिया के तो एक बहुत बड़ा डेटा है, उसके ऊपर आधा घंटे का प्रोग्राम हो सकता है जी। ब्राजील को देखिए आप, अमेरिका को देखिए, कनाडा को देखिए, यूरोप के अलग अलग देशों को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए। मैं सब दुनिया के देशों में होकर के आया हूँ। मैंने देखा भारत से 2.5, 3 गुना उनकी पॉपुलेशन है, और आबादी कितनी, किसी की 2 करोड़, किसी की 3 करोड़, ज़्यादा से ज़्यादा किसी की 30 करोड़। तो भारत से आप उनका जो भूभाग है वो 2 से 3 गुना बढ़ा, और आबादी 2-3 करोड़ से लेकर के अधिकतम 30 करोड़, हम 135 करोड़ तो हो चुके। इसलिए संसाधन, जमीन, एयरपोर्ट्स, रेलवे, हॉस्पिटल और जो कुछ भी हम कितना ही काम कर लें, कितने रोजगार के अवसर देने, सब कम पड़ जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण तो होना चाहिए, एक पक्ष। अब इसका आधार क्या होना चाहिए? इसका आधार जागरूकता होना चाहिए कि इसका आधार कानून भी होना चाहिए? तो मैं कहूंगा दोनों होना चाहिए। कानून भी होना चाहिए और जागरूकता भी होनी चाहिए, और खाली दोनों से बात नहीं बनेगी। तीसरा एक और है जी, लोगों में एजुकेशन और लोगों में प्रॉस्पेरिटी भी होनी चाहिए। भूख, गरीबी, अशिक्षा जहां ज्यादा है वहां लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं इसको मजहबी तौर पर कतई नहीं देखना चाहता, और मैं चाहता हूं एक स्वस्थ दृष्टि के साथ इसमें संवाद होना चाहिए पूरे देश में, और सभी धार्मिक नेताओं को, सभी सामाजिक नेताओं को, और जो पॉलिटिकल लोग हैं, और मीडिया के भी, आप जैसे जो प्रबुद्ध पत्रकार, सबको एक स्तर से इस बात को इस रूप में लेना चाहिए कि हमारी जनसंख्या तो नियंत्रित होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ मैंने कहा एजुकेशन भी देश में बढ़ना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी भी देश में बढ़नी चाहिए, जागरूकता भी आनी चाहिए, और कुछ लोग फिर भी उसका पालन नहीं करते, और बाबा जी, कानून भी बनना, और बाबा जी सभी दिशाओं से काम होगा, तभी हम इस देश को एक गौरवशाली राष्ट्र बना पाएंगे। और बाबा जी बच्चे कितने अच्छे, मतलब यूपी सरकार जो नीति लेकर आ रही है, 2 के बाद तो ठीक है सख्ती की जा रही है, लेकिन साथ ही अगर एक बच्चा है तो उसे लेकर ज्यादा इंसेंटिवाइज करने का प्लान है परिवार वालों को। तो बच्चे कितने अच्छे, 1, 2, कितने? ये देखो, एक वाली बात तो समझ से परे की बात है, वो तो हमारे जैसे फिर सन्यासी हो। तो देखो, हम तो एक भी अच्छे हैं, सन्यासी तो एक ही अच्छा है, लेकिन बाकी दो बच्चे वाली चलिए 2 बच्चे वाली जो पॉलिसी है उससे नीचे जाना मुझे लगता है थोड़ी बेईमानी हो जाएगी। तो अभी तो 2 बच्चे ही अच्छे हैं, यही तक रहना चाहिए। 2 बच्चे अच्छे। बहुत शुक्रिया बेबाकी से इस सवाल का जवाब देने के लिए। बस चलते चलते एक सवाल और बाबा जी, क्योंकि आप खुद ही देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त मौजूद हैं, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कांवड़ यात्रा को लेकर एक तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आज भी प्रधानमंत्री ने जब पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की तो कहा कि साहब भीड़ की तस्वीरें जब दिखती हैं तो ये बात चिंताजनक है, और तीसरी लहर से कोरोना से बचने के लिए सावधानी जरूरी। आपको क्या लगता है इस माहौल में जब कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, कांवड़ यात्रा उसकी इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं? देखिए, प्रतीकात्मक रूप से इजाजत दी जा सकती है, वो भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग के साथ में लिमिटेड लोगों को। तो जो भी हमारे किसी भी प्रकार के कार्य हैं, चाहे वो आर्थिक गतिविधियां हैं, चाहे शिक्षा की गतिविधियां हैं, मैं तो जब मीडिया से लेकर के हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के अब सभी चीजों को एक लिमिट के साथ खोलने की इजाजत है, तो इसको भी जो है सीमित संख्या में और कानून के साथ, आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ और प्रतीकात्मक इसको अनुमति दी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। भीड़ से निश्चित रूप से खतरा हो सकता है, और वो तो सभी जगह हमें
खास करके सार्वजनिक स्थानों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ती हम देख रहे हैं, तो तीसरी लहर जिसकी सोचे थी कि 3 महीने में आएगी, तो लगता है वो शायद महीने भर में दोबारा से ना लौटाए। इसलिए सब जागरूक रहें, योग करें, गिलोय तुलसी पिए और मस्त रहें, प्रसन्न रहें, हैप्पीनेस। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। इनर स्ट्रेंथ उसको बरकरार रखे रोमाना जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए समय निकालने के लिए। तो योग गुरु बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। अच्छा, जनसंख्या नीति पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कहकर गए योग गुरु रामदेव कि बच्चे 2 ही अच्छे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।